एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्नैक कंपनी माना जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? क्या वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बना बिजनेस प्लान था या किसी एमबीए ग्रेजुएट का स्टार्टअप आइडिया? इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ बिजली भी नहीं थी, जहाँ साइकिल भी होना लग्जरी था, जहाँ जिंदगी बारिश पर डिपेंड करती थी। ये कहानी है तीन भाइयों की, जिन्होंने अकाल देखा, धोखा देखा, भूख देखी, लेकिन हार नहीं मानी। सिनेमा के 5 मिनट के इंटरवल से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक का सफर। और शायद इसीलिए जब आज हम बालाजी वेफर्स पैकेट खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि 50 साल की मेहनत, स्ट्रगल और विजन छुपा होता है। 1970 गुजरात के ढुंढुराजी नाम के एक छोटे से गांव में वीरानी परिवार रहता था। एक बहुत ही गरीब परिवार, इतनी गरीबी कि उनके पास अपना खुद का साइकिल तक नहीं था। गांव में बिजली नहीं थी, रात में अंधेरे में रहना पड़ता था। उनका जीवन खेती पर डिपेंड करता था। रोज सुबह खेतों में काम, मिट्टी से उम्मीद और फसल से जिंदगी चलती थी। लेकिन एक दिन बारिश नहीं आई, फिर दूसरे दिन, फिर पूरा मौसम ही सूखा निकल गया। खेत की मिट्टी फटने लगी, फसल धीरे धीरे सूख के खत्म हो गई। जो जमीन उनका सहारा थी वही उनके सामने बेजान पड़ी थी। परिवार बीच में अकाल में फंस गया, ना पानी, ना फसल, ना कोई इनकम का सोर्स। इसी मुश्किल में पोपट भाई वीरानी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सूखी जमीन बेच देंगे, जमीन जो उनकी पहचान थी, उनका सहारा थी। पोपट भाई ने जमीन बेचने के बाद 20,000 रुपए अपने बेटों को दिए। ये रकम उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि यही उनकी पूरी जमा पूंजी थी। उनका फैसला सीधा था, गांव में रहकर इंतजार करने से बेहतर है कि नए शहर में जाकर नए रोजगार ढूंढा जाए। उन्होंने अपने तीनों बेटों भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई को कहा कि वो गांव छोड़कर अपनी किस्मत खुद बनाएं। 1974 में ये तीनों भाई राजकोट में गए, एक अनजान शहर, जहाँ ना कोई पहचान, ना कोई गारंटी, सिर्फ 20,000 रुपए, एक दूसरे के साथ और कुछ कर दिखाने की सोच थी। सबसे छोटा भाई माँ बाप और 2 बहनों के साथ गांव में रुक गया ताकि परिवार का सहारा बना रहे, जब तक बड़े भाई शहर में अपना नया रास्ता ना बना ले। राजकोट आने के बाद तीनों भाइयों ने फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू किया। उन्हें लगा कि खेती का बैकग्राउंड होने की वजह से ये काम उनके लिए सही रहेगा। शुरुआत उम्मीद के साथ हुई, लेकिन जल्दी उन्हें बड़ा झटका लगा। एक ट्रेडर ने उनको नकली माल बेच दिया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जो गुड्स उन्होंने खरीदे थे वो सारे फेक थे, और इसी धोखे में उनका काफी पैसा डूब गया। 20,000 रुपए जो उनका सब कुछ था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अगले 2 सालों में उनका बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। पैसा खत्म, बिजनेस बंद और शहर में कोई सहारा नहीं। स्ट्रगल और गहरा होता गया। बहुत मुश्किल के बाद उन्हें राजकोट के एस्ट्रो सिनेमा में एक छोटी सी नौकरी मिली। दिन में वो कैंटीन में काम करते, लोगों को स्नैक्स सर्व करते, रात में एक्स्ट्रा पैसों के लिए सिनेमा के फिल्म पोस्टर चिपकाते, कभी कभी एक वक्त के खाने के लिए सिनेमा के सीट्स को रिपेयर करते। उस दौरान तीनों भाई राजकोट में एक छोटे से रेंटेड घर में रहते थे। पैसों की तंगी इतनी ज्यादा थी कि एक रात उन्हें बिना बताए घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। वो रात उनकी जिंदगी का सबसे कठिन रातों में से एक थी। लेकिन ये भागना जिम्मेदारी से नहीं था, मजबूरी थी। बाद में जब उनकी हालत थोड़ी संभली तो उन्होंने 1 साल के अंदर लैंडलॉर्ड को पूरा किराया वापस कर दिया। सिनेमा में लगभग 1 साल तक स्ट्रगल करने के बाद 1976 में उनकी मेहनत रंग लाई। एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन ओनर ने तीनों भाइयों को कैंटीन चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। ये कॉन्ट्रैक्ट 1,000 रुपए पर मंथ का था। उनके लिए सिर्फ एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका था। सिनेमा के कैंटीन से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद असली टेस्ट शुरू हुआ। फिल्म के इंटरवल में उनके पास सिर्फ 5 मिनट होते, और उन 5 मिनट में उन्हें सारे कस्टमर को लाइटनिंग स्पीड से सर्व करना पड़ता था। इंटरवल खत्म होने के बाद लोग वापस हॉल में चले जाते, इसलिए हर सेकंड इम्पोर्टेंट था। कस्टमर को सबसे ज्यादा पसंद आते थे पोटैटो चिप्स। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि काउंटर्स पर लाइन लग जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चिप्स के सप्लायर डिमांड के हिसाब से माल नहीं दे पा रहे थे। कभी क्वांटिटी कम हो जाती, कभी डिलीवरी लेट हो जाती। लेट डिलीवरी की वजह से उन्हें कस्टमर के सामने ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करना पड़ता था। उन्होंने 2-3 बार सप्लायर चेंज किया, लेकिन हर बार वही स्टोरी रिपीट हो जाती। डिमांड हाई, सप्लाई वीक, ये प्रॉब्लम बार बार उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही थी। इसी स्ट्रगल के बीच एक दिन चंदू भाई के दिमाग में एक नया आइडिया आया। जब बार बार सप्लायर्स पर डिमांड करने से प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना खुद का पोटैटो चिप्स बनाना शुरू करे। ये सोच एक नए चैप्टर की शुरुआत बनने वाली थी। पोटैटो पील्स और कट करने वाली मशीन की कीमत लगभग 1,000 रुपए थी, जो उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इतने पैसे इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी मशीन खुद बनाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपए में उन्होंने एक बेसिक सेटअप तैयार किया। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन हौसला मजबूत था। चंदू भाई रात भर जग कर खुद आलू छीलते थे, काटते थे और फ्राई करते थे। दिन में कैंटीन संभाला और रात में वेफर्स बनाना। ये रूटीन आसान नहीं था। शुरू में काफी ट्रायल्स और एरर हुआ, कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी क्रंच नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें टेस्ट को परफेक्ट बनाना शुरू किया, और जब टेस्ट सेट हो गया तो कस्टमर्स ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। वेफर्स का फ्लेवर लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। इसी दौरान पूरा परिवार भी राजकोट शिफ्ट हो गया और सिनेमा के काम में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे उनके पास 3 कैंटीन हो गए, 2 एस्ट्रॉन सिनेमा में और एक कोटीचा गर्ल्स हाई स्कूल में। अब ये सिर्फ एक छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक ग्रोइंग ऑपरेशन बन रहा था जिसमें पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा था।
जब उन्होंने देखा कि वेफर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है तो उन्होंने डिसाइड किया कि कैंटीन तक सीमित रहना काफी नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट को सिनेमा के बाहर भी एक्सपेंड किया जा सकता है। 1984 में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स। ये नाम उनके कैंटीन में रखी भगवान हनुमान की मूर्ति से इंस्पायर था। हर दिन काम शुरू करने से पहले वो इस मूर्ति के सामने प्रार्थना करते थे। इसी इंस्पिरेशन के साथ उन्होंने अपने वेफर्स को एक प्रोडक्ट ब्रांड के रूप में बाहर मार्केट में ले जाना शुरू किया। साइकिल के सहारे चंदू भाई और उनके भाइयों ने अपने वेफर्स को शहर के अलग अलग हिस्सों में बेचना शुरू किया। हर दुकान पर जाकर सैंपल देते थे, शॉपकीपर से बात करते थे और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाते जाते थे। शुरुआत में ये काम स्लो था, लेकिन क्वालिटी और टेस्ट की वजह से लोगों को वेफर्स पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा और डिमांड बढ़ती गई। कुछ ही समय में उनकी मंथली अर्निंग 20,000 रुपीज से 30,000 रुपीज तक पहुंच गई। जो कभी उनके लिए सिर्फ एक सपना था वो एक रियलिटी बन रहा था। 1989 में उन्होंने एक और बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने 50 लाख रुपए लोन उठाए और AGI GIDC इंडस्ट्रियल एरिया में अपना प्लांट सेटअप किया। ये एक फॉर्मली बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। भिखू भाई, चंदू भाई और कन्नू भाई कंपनी के डायरेक्टर बन गए और तीनों मिलकर बिजनेस को लीड कर रहे थे। अब ये सिर्फ साइकिल पर बेचने वाला छोटा सेटअप नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर रही थी। इसी फेज में उनके कंपटीशन सीधा मार्केट में एस्टेब्लिश ब्रांड से थे, जैसे लेज, अंकल चिप्स। ये ब्रांड पहले से मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। फिर भी उन्होंने चैलेंज लेने का फैसला किया। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल हायर किया ताकि ऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर लेवल तक बनाया जा सके। प्लांट शुरू होने के बाद उन्होंने सेल पर पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग हुआ, मार्केट रीच बढ़ी। उनकी ग्रोथ देखकर बड़े ब्रांड भी हैरान रह गए। मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहने वाले लेज और हल्दीराम भी ग्रोथ से इम्प्रेस हुए। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लेज और हल्दीराम को अपनी टीम भेजनी पड़ी बालाजी वेफर्स का स्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए। ये विजिट बालाजी वेफर्स की परमिशन से पॉसिबल हुआ। उन्होंने अपने सिस्टम और वर्किंग मॉडल को समझने के लिए प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि बालाजी का ग्राउंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कॉस्ट कंट्रोल मॉडल काफी इफेक्टिव था। ये मूवमेंट दिखाता है कि जो कंपनी कभी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब वही दूसरे एस्टेब्लिश ब्रांड के लिए एक लर्निंग एग्जाम्पल बन चुकी थी। आज के टाइम से देखा जाए तो उनका मॉडल काफी बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप मॉडल बन चुका है। आज लगभग 80% से ज्यादा उनके सप्लायर फार्मर्स हैं और कंपनी उन्हें सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि अपने परिवार की सदस्य की तरह ट्रीट करती है। फेयर डीलिंग, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन और ट्रस्ट पर पूरा सिस्टम खड़ा है। सिर्फ फार्मर्स ही नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर से ज्यादा उनका रिश्ता ट्रांजिशन से ज्यादा रिलेशनल है। इसी रिलेशनशिप ड्रिवन अप्रोच का एक यूनिक एग्जांपल उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी दिखता है। शुरुआती दिनों में जब ब्रांड को रिटेल लेवल पर जगह बनाना मुश्किल था, तब उन्होंने एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका अपनाया। वो छोटे बच्चों को दुकान पर भेजते थे सिर्फ ये पूछवाने के लिए, बालाजी वेफर्स है क्या? जब बार बार कस्टमर, खासकर बच्चे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लेने लगे तो दुकानदार नेचुरली उस प्रोडक्ट को स्टॉक करने लगे। ये कोई ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं था, बल्कि डिमांड क्रिएट करने के लिए ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीका था। इसी तरह उन्होंने अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाई। आज के टाइम में कंपनी में 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब उनकी 4 फैक्ट्री इंडिया में अलग अलग शहरों में ऑपरेशनल है। राजकोट, वलसाड, इंदौर और लखनऊ। एक छोटे गांव से शुरू हुई कहानी आज मल्टीपल स्टेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन फाउंडेशन अब भी वही सिंपल वैल्यू पर टिका हुआ है। आज के टाइम में उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिर्फ पोटैटो वेफर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अब नाचोस, मिक्स नमकीन, मूंग दाल, मिक्सर, पंजाबी तड़का जैसे स्नैक्स के साथ 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती है। उनका नेटवर्क सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि UAE, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक पहुंच चुका है। इंडियन स्नैक इंडस्ट्री में उनकी रैंकिंग तीसरे नंबर पर मानी जाती है, पेप्सिको और हल्दीराम के बाद। एक वक्त था जब 3 भाई 5 मिनट के इंटरवल में चिप्स बेचने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आज वही ब्रांड ग्लोबल स्लैब्स पर खड़ा है। लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा सिर्फ उनकी रैंकिंग या रेवेन्यू नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनका सफर। ये कहानी दिखाती है कभी कभी बड़े बिजनेस आइडिया किसी MBA क्लासरूम में नहीं बल्कि 5 मिनट के सिनेमा इंटरवल से जन्म लेते हैं। और जब मेहनत, रिस्क, कंसिस्टेंसी साथ हो तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी नेशनल ब्रांड बन सकता है।